नमस्कार। टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर की। जब भी कोई व्यक्ति नया बिजनेस चालू करता है तब उसके सामने समस्या आती है कि उसका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या हो। मूल रूप से प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी कहा जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये हमारे कुछ बिजनेस स्ट्रक्चर हैं। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम अपने व्यवसाय का बिजनेस स्ट्रक्चर क्या रखें। प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति उसका मालिक होता है, उसी की सारी जिम्मेदारी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें कोई कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक तौर पे आपका खुद का पैन, आधार, आपको खुद एक ट्रेड नेम सोचना होता है और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर आपके आइटम पर, आपकी जिस व्यवसाय को कर रहे हैं उसमें आपका जीएसटी एप्लीकेबल है। बहुत सरल प्रक्रिया है। पार्टनरशिप फर्म तभी बनानी चाहिए जब दो या दो से अधिक लोग मिलके किसी व्यवसाय को करते हैं, तब उन्हें पार्टनरशिप में आना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में भी प्रक्रिया बहुत सरल है। इसमें मूल रूप से एक डीड लिखनी होती है, अलग पैन नंबर लेना होता है फर्म के नाम से। आपको रजिस्ट्रार के यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई केस करने जा रहे हैं या सूट करने की ऐसा लगता है इस बिजनेस में चांसेस हो सकते हैं, तब इसको रजिस्टर्ड कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है एलएलपी। एलएलपी 2008 में हमारे देश में आया। ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच की व्यवस्था है। कंपनी में कंप्लायंस बहुत अधिक होती हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंप्लायंस कम होती है। एलएलपी इन दोनों के बीच की है। यहाँ लायबिलिटी लिमिटेड है, थोड़ी सी पार्टनरशिप से कंप्लायंस ज़्यादा है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी प्राइवेट लिमिटेड में होती है। उसके बाद आती है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें कंप्लायंस ज़्यादा होती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बहुत ज़्यादा कंप्लायंस होती है। इसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की भी होंगी, सेबी की भी होंगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट की होती हैं। और जनरली इस तरीके का स्ट्रक्चर तब बनाया जाता है जब बहुत सारे लोग को आप साथ लेकर बिजनेस करना चाहते हैं, आप शेयर्स लाना चाहते हैं मार्केट में अपने, तब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जाते हैं। अब हमें किन चीज़ों के आधार पर अपना बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना है, वो 4-5 पॉइंट हैं। पहला होता है स्केलेबिलिटी। आपका जो व्यवसाय आप करने जा रहे हैं उसका स्केल क्या होगा। क्या एक छोटी सी दुकान होगी? क्या आप इसको, जो बिजनेस मॉडल है, इसको आप पूरे प्रदेश में फैलाएंगे? क्या आप इसको कंट्री लेवल पे ले जाएंगे या इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे? इसकी स्केलेबिलिटी क्या है। उसके बाद आता है कितने लोग मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं। अगर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं, तब पार्टनरशिप फर्म
एलएलपी या कंपनी मॉडल पे ही जाना चाहिए, तब प्रोप्राइटरशिप में आप नहीं जा सकते। तीसरा होता है हमारा टैक्सेशन। टैक्स के बिंदु को लोग बहुत सारे इग्नोर करते हैं। हमारे टैक्स कानूनों में इन सारे बिजनेस स्ट्रक्चरों के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग तरीके हैं। आपको ये देखना होगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल टैक्स स्ट्रक्चर रहेगा। और उसके बाद आता है हमारा कि हम अपने इस बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कैसे करेंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बिजनेस स्ट्रक्चर में डिसाइड करने का। अगर आप मात्र ट्रेडिंग फर्म है, माल को खरीदते हैं, माल को बेचते हैं, तब बहुत सारे पहलुओं पर जो हमने अभी बात करी, वहां पर चीज़ों को मैनेज करना बहुत इजी होता है। अगर आप रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, या आप हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तब आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है। एक तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो और नेक्स्ट जनरेशन को पास करना इजी हो। ऐसे में एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड दो महत्वपूर्ण बिजनेस स्ट्रक्चर हैं जिसमें आप जा सकते हैं। एलएलपी मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, ज़्यादा बेटर व्यवस्था है अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए। प्राइवेट लिमिटेड में टैक्सेशन का इशू बहुत रहता है, कंप्लायंस का इशू बहुत रहता है, क्योंकि जो कंपनी अर्न कर रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी टैक्स है। अगर आप कंपनी से पैसे को ना निकालकर, प्रॉफिट को ना निकालकर उसी के माध्यम से इन्वेस्ट करते रहते हैं, तब तो कंपनी स्ट्रक्चर ठीक है। लेकिन आपको निकाल के घर के खर्चे के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और चीज़ों के लिए अगर पैसा फर्म से निकालना है, तो प्राइवेट लिमिटेड का स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहता। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने चालू करने वाले व्यवसाय के लिए बिजनेस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न लेते हैं कि हमारे पिछले वीडियोस में कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है। क्षितिज वैश्य जी पूछते हैं, पहले तो घर के सदस्यों द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट फर्म में किया जाता है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता ही है। आपकी बात से ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट इसे डिनाई कर सकता है, तो हम लोग इस सही एंट्री को सही कैसे साबित करें? क्या इंटरेस्ट अमाउंट को चेक द्वारा पेमेंट करना सही होगा? अभी तो विश्वास के चलते मेंबर इंटरेस्ट को असल में जोड़कर री इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पर कुछ या पूरा अमाउंट वापस भी कर लेते हैं। ये हमारे पिछले वीडियो से संबंधित बात है, जहां हमने कहा था कि स्क्रूटनी के केसेस में लोन्स एंड एडवांसेस पर डिपार्टमेंट अब बहुत अधिक नज़र रख रहा है। इनके प्रश्न को हम दो भागों में तोड़ते हैं। एक भाग में इन्होंने बात करी है इंटरेस्ट को देने की। आप इंटरेस्ट का पेमेंट करें या ना करें, या उसको फर्म में री इन्वेस्ट रहने दें इंटरेस्ट अमाउंट को, इस बात का डिपार्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब चाहें पैसे को निकाल सकते हैं, पैसे को दे सकते हैं। इस तरीके की कोई पाबंदी टैक्स लॉ के अंतर्गत नहीं है। आपको नियमानुसार टीडीएस की अगर लायबिलिटी है, उस इंटरेस्ट पे टीडीएस काटना होगा।
अब रही बात कि इस एंट्री को कैसे दिखाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है। इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता है कि हमने किसी से लोन लिया, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसे हम सॉल्व करें। क्रेडिट वर्दीनेस के लिए उसके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ता है, और जब कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन लेता है तब वो उसके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछ सकता। अगर वो पूछेगा तो वो लोन देगा ही नहीं, तब तो सारी व्यवस्था ही फेल हो जाएगी। तीसरा, इन्होंने इसको में कहा है कि क्या ये इंटरेस्ट डिसअलाउ हो सकता है। इनकम टैक्स में ये व्यवस्था दी गई है कि आप जब रिलेटेड पार्टी को पेमेंट करते हैं तो असेसिंग ऑफिसर उसकी एक्सेसिवनेस और रीजनेबलनेस को चेक कर सकता है और उसके आधार पर डिसअलाउ कर सकता है। फेयर मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट है। फेयर मार्केट वैल्यू कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ये अमूमन जो हमारा जो मार्केट में चलन है उसको ध्यान में रख के डिसाइड की जाती है और केस टू केस डिफर करती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।